नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया और पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस ने जब से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है, पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। गिरफ्तारी के बाद से लगातार हर दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है तो बलरामपुर के उतरौला में स्थित छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। छांगुर बाबा के अलावा उसके तमाम सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया गया। किसी वक्त छांगुर बाबा भीख मांगा करता था, लेकिन जिस तरह से उसका आशियाना बनाया उससे उसके विशाल गिरोह का यानी उस पूरी गैंग का पता चलता है। धर्मांतरण के केस में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच पड़ताल को एक नया रूप दे दिया है। छांगुर बाबा के खिलाफ जब से जांच शुरू की गई है तब से उसके खिलाफ लगभग हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बाइक से चलने वाला जमालुद्दीन 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन बैठा। इसने तकरीबन 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है, उसे विजिट किया है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक संपत्ति अर्जित की गई। नेपाल तक धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहा है। छांगुर बाबा के पास 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं और इनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन भी हुआ है। बलरामपुर में एटीएस की कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया है, पूरे देश को हैरान कर दिया है। 70 कमरों की आलीशान कोठी, विदेशी फंडिंग के 100 करोड़ और आरोप कि इस कोठी से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। बलरामपुर की उस कोठी पर चला बुलडोजर केवल दीवारें नहीं गिरा रहा था, बल्कि ये उस फरेब को, उस जालसाजी को ढहा रहा है जो बाबा की चादर ओढ़कर देश की असलियत को छल रहा था। जिसको लोग सूफी संत समझा करते थे वो तिजोरी भर रहा था। 70 कमरों की आलीशान कोठी, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और हाईटेक पावर प्लांट, और खुद को धर्म का ठेकेदार कहता था। धर्म की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल, इंसान, ईमान की बोली और सिस्टम पूरी तरीके से चुप। आखिर क्यों? ये बड़े सवाल हैं। आस्था के नाम पर भरोसे का सौदा क्यों? और मजहब की ओट में जालसाजी आखिर कब तलक और क्यों? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह भी है कि 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण ये करवा चुका था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में अब यूपी पुलिस जुटी हुई है। कई लड़कियों का दुबई में धर्मांतरण करवाया है। विरोध करने वालों पर एक नए सिरे से देखिए, उनको धमकाने के लिए, उन्हें और कमजोर करने के लिए, अंदर से तोड़ने के लिए उनके गुर्गे बाकायदा लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से एफआईआर भी करवाते थे, ताकि जो विरोध कर रहा है और जो विरोध करते हुए देख रहा है वो अंदर ही अंदर कमजोर हो जाए, टूट जाए। तो विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर भी करवाते थे। तो देखिए, लीगल से लेकर इलीगल हर पैतरा छांगुर बाबा के गुर्गों ने अपनाया। कभी भीख मांगने वाला छांगुर बाबा, कभी साइकिल से चलने वाला छांगुर बाबा आज बड़ी आलीशान कोठियों का मालिक कब बन गया? 70 कमरों की आलीशान कोठी, जिसमें जैसे जैसे दीवारें चली, जैसे जैसे दीवारें ढही, वैसे वैसे पता चला कि इसमें एक बड़ा नेक्सस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं। यूपी एटीएस को कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है। 7 दिन की रिमांड में कई सारे पूछताछ की जाएंगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। पुलिस कस्टडी में भेजे गए छांगुर बाबा और नसरीन, ये बड़ी जानकारी है। उसकी मुख्य सहयोगी नसरीन को भी लगातार पूछताछ के लिए अब अपने कस्टडी में लिया गया है। यूपी एटीएस अब छांगुर बाबा और नसरीन से पूछताछ करेगी और यूपी एटीएस की एक लंबी फहरिस्त सवालों की, जिससे 2-4 और जिसका सामना अब नसरीन और छांगुर बाबा को होना होगा, उसके सामना करना होगा और एक एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। नसरीन और जमालुद्दीन दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो एटीएस जो है वो अपने कई सवालों से अब 2-4 होगा। आपको बताएं कि एटीएस अब 7 दिन की रिमांड पर
तो देखिए एटीएस के सवालों से चांगुर बाबा का सामना जब होगा तो कई सारे सवाल लोगों के मन में भी है कि आखिरकार उन सवालों के जवाब एटीएस को तलाशने होंगे। कौन कौन से बड़े सवाल होंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हुई, ये पहला और सबसे बड़ा सवाल है। कितने लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक करवा चुका है जमालुद्दीन। धर्मांतरण गिरोह के सदस्य कहां कहां पर हैं, कहां कहां पर उसके गुर्गे हैं, कहां छिपे बैठे हैं, सबके बारे में बताना होगा। विदेश में किसके इशारे पर पूरा खेल चल रहा था, नेक्सस कहां कहां तक है, खाड़ी देशों में यानी गल्फ कंट्रीज में किस किस से अभी तक मुलाकात कर चुका है, क्योंकि जानकारी है कि वो 60 से 70 बार विदेश जाकर यात्रा कर चुका है, ऐसे खाड़ी देशों की यात्रा कर चुका। और ये कोई धर्म को लेकर कोई यात्रा नहीं थी, ये थी नेक्सस को लेकर, गिरोह को लेकर। इसी को लेकर अब एटीएस भी सवाल करेगी तो आमना सामना करना होगा नसरीन को और जमालुद्दीन को, और हर एक सवाल का सही सही जवाब भी देना होगा, जिसे देश भी जानना चाहता है कि इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा गिरोह आखिर कब से चल रहा था। और ये कोई 2-4 साल का खेल नहीं है, ये बड़े लंबे अरसे से ये पूरा नेक्सस चल रहा था। लेकिन कहां कहां पर अब लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये पता लगाना होगा कि और किन किन लोगों से मुलाकात की, ये गैंग के सदस्य कहां कहां तक हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पूर्व डीसीपी एल.एन. राव साहब भी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस से हमारे साथ राजेश कुमार रॉय जी भी जुड़े हुए हैं, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से हमारे साथ गोपाल राय भी जुड़े हुए हैं, पीड़िता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी। लेकिन शुरुआत मैं पीड़िता से करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार इनके खुलासे के बाद न्यूज इंडिया पर जिस तरीके से बातचीत की गई और इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है मैं उस पर पीड़िता का रिएक्शन भी चाहूंगी। बुलडोजर चला है मकान पर और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि कब इतना आलीशान मकान खड़ा कर लिया। थोड़ा लाइव टीवी पे है समझ। अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही यार, जूम समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैम आवाज मिल रही है आपको? जी हमें आवाज मिल रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी कार्रवाई हो रही है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल, ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद ये तत्काल प्रभाव में लिया गया। और अभी तो ये कार्रवाई जो की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई, ये तो सही कार्रवाई है, लेकिन ये अभी 50% की कार्रवाई है, अभी 50% तो बाकी ही है। अगर आप देखें, जब हम पीड़ितों को न्याय अभी नहीं मिला है, अगर एक सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी तो अभी फरार चल रहे हैं, बाकी तो अभी बाहर घूम रहे हैं। और अगर आप एफआईआर उठा के देखें तो ये नवंबर की एफआईआर है, नवंबर से लेके अभी तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जबकि अगर एफआईआर देखें तो नामजद तो 9 लोग हैं, 9 लोगों से में से 5 लोगों की गिरफ्तारी तो अभी हुई ही नहीं है। और प्रशासन आवाज नहीं आ रही। जिस तरह से प्रशासन का सहयोग होना चाहिए, प्रशासन का सहयोग हमें इस तरह से नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग अभी भी परेशान हैं बहुत ज्यादा। राव साहब के पास आना चाहूंगी। लाइव तो हो गया, क्योंकि हम लगातार इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि गुर्गे जो थे वो डराने के लिए एफआईआर भी करते थे ताकि जो पीड़ित हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो अंदर से टूट जाए, अंदर से कमजोर हो जाए। अब इसको लेकर लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर ये 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उधर आवाज मिल रही कि नहीं? एल.एन. राव जी आवाज मिल रही है? दरअसल मैं बताना चाहूंगी, अगर इस गैंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये गैंग अभी सिर्फ गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। इस गैंग में अगर देखे जाए तो 40 से 50 लोग हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी तो बाकी है। अभी इससे तो वो देखा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग ढाई जा रही है, मतलब बुलडोजर चल रहा है। जो जरूरी है कि एक प्लेस बनाया गया था तो वो एक ही प्लेस है, अभी ऐसे न जाने कितने प्लेस हैं जहाँ पे अभी कार्रवाई तो बाकी है। अगर कार्रवाई की बात करेंगे आप तो प्रशासन की तरफ से भी इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है जिस तरह से होनी चाहिए। सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई तो योगी जी का आदेश हुआ तो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी बाहर अभी वो लोग घूम रहे हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है, इस अपराध को अंजाम दिया गया है, अभी वो बाहर घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एटीएस की एफआईआर के बाद इसके बाद 2 धर्मांतरण ऐसे हुए हैं जिनपे कोई कार्रवाई अभी तक एटीएस की नजर ही वहां तक नहीं पहुंची है। और मेरे से जिससे मैं पीड़ित हुई, जिनके जरिए से मुझसे अमित बन के आया था बंदा,
इसका असली नाम मुझे जब बाद में पता चला, तकरीबन वर्ष 2016-17 में, उसका असली नाम तो अबू आमिर अंसारी था। वो मेरे पास आया था। इसमें आवाज नहीं आ रही है यार, हमें नहीं सुनी। तो तुम हमसे ज्यादा जानकार हो। हम दरवाजा खींचो। हेलो हेलो। जी ठीक है मैम, मैं आपका रुख करूंगी। और निश्चित तौर पर एक बड़ा हेलो। सिंडिकेट और बड़ा किस तरीके से पूरा गैंग चलाया जा रहा था वो काफी महत्वपूर्ण है। अली शरर मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अली, ईडी की भी अब इसमें एंट्री है, ईडी भी अपने तरीके से अब पूरा जो जांच है उसका दायरा बढ़ा रही है। फिलहाल कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कहां तक जांच पहुंची है ईडी के एंगल से देखा जाए तो, पैसों के लेन देन से, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से? देखिए बिल्कुल मनीषा, ईडी की एंट्री तब किसी मामले में होती है जब आ, अधिक मुकदमे दर्ज हों, उसके बाद ईडी ओवरटेक करता है। तो ये माना जा रहा है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक का पूरा मामला सामने निकल के आ रहा है विदेशी लेन देन का, उसको लेकर के ईडी की एंट्री भी आज हो सकती है। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो यूपी एटीएस के सामने 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 दिन की ही जमालुद्दीन उर्फ झिंगुर बाबा की जो कस्टडी मिली है वो फिलहाल 7 दिन की है। आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही कई सारे बड़े खुलासे होने आज सुबह से ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है 2000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है झंगूर बाबा की तरफ से, और इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। यानी कि 1500 से अधिक अभी तक महिलाएं ऐसी हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। और ये वो लोग हैं जिन्हें खासकर मजदूर तबके से आते हैं, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको जबरन तौर पर ये धर्म परिवर्तन का धंधा चलाया जा रहा था। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्योंकि बड़ा जाहिर सी बात है जब यूपी के अंदर ये चल रहा है मामला धर्म परिवर्तन का, तो उसके पीछे कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं, उनको लेकर के फिलहाल यूपी एटीएस की टीम जो लगातार जांच कर रही है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कई सारे बड़े खुलासे इसमें होकर निकल के सामने आएंगे, क्योंकि एक निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गैंग ही है जो पूरे यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम जमालुद्दीन की बात करें तो उसके विदेश संबंध जो निकल के आए हैं वो इसलिए निकल के आए हैं क्योंकि दुबई, नेपाल, साथ के साथ सऊदी अरब, ये ऐसे वो देश हैं जहां जहां से इसको फंडिंग आती थी। अब फंडिंग के पीछे की वजह क्या रही है उसको लेकर के फिलहाल जांच जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जमालुद्दीन उर्फ झंगुल की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। मनीषा बिल्कुल, और इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर या फिर जो यात्राएं थी वो कहां कहां पर यात्राएं की, कितनी बार, किस देश में किन किन से मुलाकात की, कौन कौन फंडिंग दे रहा था, कौन इशारे कर रहा था और किसके इशारे पर ये सब काम जो है वो भारत में हो रहा था, अलग अलग राज्यों में हो रहा था, ये तमाम वो प्रश्न रहेंगे एटीएस के भी जिनको तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं एलन राव जी का रुख कर लेती हूँ। एलन राव साहब, प्रशासनिक तौर पर एक बड़ी चुनौती होती है, अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ किया, ऐसे नेक्सस को ऑपरेट करने वाले को गिरफ्तार किया गया। अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी उम्मीद है कि बहुत दूर तक जाना है, अभी तो कार्रवाई में बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। और ये जो 7 दिन दिए गए हैं, 7 दिन की रिमांड में क्या लगता है, क्या एटीएस जिन सवालों तक पहुंचना चाहती है वो मिलेंगे? आप सभी को, सभी को, पैनलिस्ट को, सभी व्यूअर्स को, और ये वास्तव में ही यूपी पुलिस का बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, रैकेट का पर्दाफाश है। और इसमें 7 दिन की बात, जो रिमांड की बात है, उसमें डेफिनेटली ये झंगुर बाबा का पूरा का पूरा चिट्ठा निकाल दिया जाएगा। एटीएस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको पूरी क्वेश्चन बना हुआ है, उसका जवाब देना होगा। 7 दिन का टाइम कम नहीं होता है, काफी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको और ज्यादा दिक्कत तब आएगी जब आप बता रहे हैं करीब 1900-2000 के लगभग लड़कियों को, ये जो हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करा चुका है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका एक फहरिस्त मिलेगी इसके पास, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनको कन्फ्रंट कराना है। इसके यहाँ कोई भी अगर कोई रजिस्टर मिले होंगे, डायरिया मिली होंगी जिसमें नाम होंगे, या कोई ऐसा मोबाइल में उनका कनेक्शन से मोबाइल के फोन नंबर को खंगाला जाएगा। बहुत बड़ा काम है स्पेशल एटीएस यूपी पुलिस के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और वो मैं समझता हूँ वो बखूबी इसको निभाएंगे। और इतने ज्यादा बड़े रैकेट का, यानी कि इतना पैसा कहाँ से आया, उस पैसे का हिसाब किताब सारा, चैनल पैसे की कहाँ से आया, और अभी कितना पैसा इनके पास अभी है, रुपया करोड़ों की बता रहे हो आप, इतनी संपत्ति बना ली है, वो कहाँ से बनाई, कब बनाई, कैसे बनाया, कोई उसका इनकम टैक्स में है गया कि नहीं गया, हिसाब किताब है कि नहीं, ये सब बातें देखी जाएंगी। और मैक्सिमम इसमें पता लगेगा कि फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है, ब्रेन बिहाइंड कौन है जो पैसा दे रहा है, क्योंकि इसका अपना पैसा तो है नहीं,
पैसा डेफिनेटली कहीं से आया है, और वो कुछ पैसा दे दिया, लालच देकर, कहीं भोली भाली लड़कियों को लालच देकर, क्योंकि आजकल कोई भी आदमी लालच में आ जाते हैं, और ये एज ऐसी है, इस एज में किसी को गुमराह करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वही ये इस बात का फायदा उठा रहा था छगन और बाबा, बड़ी चालाकी से पूरी जालसाजी बिछाकर, पूरा मकर जाल इसे कहा जा सकता है कि उसका पर्दाफाश हुआ है। मैं राजेश कुमार रॉय जी का रुख कर लेती हूँ, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये एक बड़ी चुनौती तो है, बड़ा चैलेंज तो है कि आप इतने बड़े सिंडिकेट का अगर पर्दाफाश किया है, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो ये कि हर एक लड़की का रेट चार्ट तैयार किया गया, रेट कार्ड तैयार किया गया, कौन सी धर्म की लड़की को कितने में बेचा जाएगा, किसके कितने पैसे मिलेंगे। तो ये प्रलोभन लड़कियों को कैसे दिया जा सकता है, ये परिवार वाले कैसे समझ नहीं पाए, या कैसे जालसाजी में आ जाते हैं या झांसे में आ जाते हैं? क्या इन्हें भी प्रलोभन दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है? नहीं, ये देखिए ना आप, जो सारा ये सिस्टम धर्मांतरण का हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक नेक्सस है। और इस नेक्सस में अगर आप देखिए तो ये इसमें एक तरफ लव जिहाद है, एक तरफ लोगों को लोभ देना है, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है कि डरा के धमका करके उन्हें ले गए, अपहरण कर लिया, सब ले गए कहीं बाहर के लिए अदालत ये जरूर सारी चीजें हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम है उस टीम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज जो है कि ये ऐसा अपराध नहीं है कि इसको जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में इसको एकदम बिल्कुल सारा पर्दाफाश किया जाए। इसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम बना करके और सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि ये बीमारी है, ये कैंसर है, और इस कैंसर को समाप्त करने के लिए, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए अगर कहीं एक जगह कोई मिली है, तो उसको चूल से चूल भिड़ा करके, ये केवल एक घर टूटने की बात नहीं है, केवल एक जो माफिया जो उसका जो गैंग लीडर है, ये केवल उसका घर ढहाने की बात नहीं है। इसके पीछे जितने भी साजिशकर्ता लोग हैं, वो जहां जहां भी छुपे हुए हैं, वो किसी जगह पे हों, इसमें तो ऐसे कम से कम 100 घर टूटने की नौबत आनी चाहिए जो लोग इसमें इस तरह के कुकृत्य में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पर दबाव है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती है। नहीं, मैं इसको इस तरीके से भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बलरामपुर लखनऊ से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, जहां पर उतरौला में ये बड़ी कोठी तैयार की गई है, ये आलीशान मकान, 70 कमरों का एक पूरा मकान, एक पूरा शीश महल तैयार कर लिया उस इंसान ने जो कभी भीख मांगा करता था, जो कभी साइकिल चलाया करता था। आसपास के लोगों ने कभी शिकायत नहीं की क्या? लखनऊ तक ये जांच क्यों नहीं पहुंची? पहले लखनऊ तक, अधिकारियों तक या सरकारों तक पहले क्यों नहीं भनक लगी? बिल्कुल पहले लोगों ने इस पर नहीं ध्यान दिया। आज जब आया तो कार्रवाई हो रही, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपके बगल में कोई अमीर ज्यादा कोई अपनी प्रॉपर्टी खड़ा करता रहे। आपने ये देखा कि न जाने कहां से बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े आप देखिए जो है वो इंस्टीट्यूशंस कहां से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, नहीं पता लगता है। तो अब इसमें तो निश्चित रूप से इसमें फॉरेन फंडिंग, टेरर फंडिंग, हर तरह की चीज इन्वॉल्व है। ये जो पैसा आ रहा है, इसको धर्मांतरण में ये पैसा किन माध्यमों से आ रहा है, इसमें जो है जो NIA है वो उसको भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जो ED है उसको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इनकम टैक्स तो वो देखेगा जो सामने दिख रहा है, लेकिन बात तो है ना इसमें ये देखने की बात है कि स्रोत कहाँ से है, कहाँ से रहा है, इसका नेक्सस कहाँ से है। अगर फॉरेन फंडिंग हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है? तो इसमें जब तक अभी तो मान लीजिए कोई FIR नहीं, पहले किसी की शिकायत नहीं, किसी की आपत्ति नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इतना बड़ा कोई नेक्सस चला रहा हो, उसके गांव में किसी को भनक नहीं है, उसकी रिश्तेदारी पे किसी को भनक नहीं है, उसके आसपास के लोगों को किसी की भनक नहीं है, ना शिकायत कभी की गई है? ये भी काफी गंभीर सवाल हो जाता है। हमारे साथ गोपाल राय जी भी जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य हैं। गोपाल जी, ये कहा तो ये जाता है कि भाई इस्लाम धर्म इन चीजों को कबूलता नहीं है। आप धर्म परिवर्तन अगर कर रहे हैं, इस्लाम में अगर आप आना चाहते हैं या इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, तो फिर वो आप अपनी इच्छा से करिए, तो इस्लाम आपको कबूल करेगा। ये कौन लोग हैं जो जबरन करवाते हैं और ये धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं, ये समाज के सुधारक भी बनते हैं, ये अपने धर्म के ठेके लिए बैठते हैं और टोपी लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर फिर ये नेक्सस चलाते हैं। देखिए, 23 तारीख को हमें सूचना मिली, 23 तारीख को हमें सूचना मिली कुछ पीड़ित करता है हमारे यहाँ। आने के पश्चात
उन लोगों ने हमको सारी बात बताई। आवाज कुछ गड़बड़ है तेरी? नहीं, आपकी आवाज मिल रही है, बोले। हाँ, तो ये जितने भी चैनलों पे चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सबकी मैं पूरी फाइल 106 पेज का मैं दिया हूँ सबको, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी सूचना से अवगत कराया, और एडीजी कानून व्यवस्था से स्वयं मिल करके बताया कि ये पीड़ित जो है काफी दिनों तक पीड़ित थे, और लोगों को ये कैसे धमकाता था। एक धारा 156(3) होती है, उसमें कोर्ट में एक व्यक्ति था जो लिपिक के पद पर था, और उसको पैसा दे करके ये लोगों को परेशान करता था कि तुम्हारा परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारा भाई बर्बाद हो जाएगा। तो लोग उससे डर के मारे जो है धर्मांतरण के शिकार बनने में उनको परेशानी उस समय नहीं होती थी, डर के मारे। सबकी बात आ रही है, आवाज आ रही है हमारी? जी, आप बोलिए बोलिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये डरा धमका के किया। मैं 24 तारीख को अपने 20 गाड़ियों के साथ 100 कार्यकर्ताओं के साथ बलरामपुर पहुंचा हूं, और वहां इंस्पेक्टर उतरौला वहां थे मौके पर मौजूद, और वहां भीड़ भी कुछ इकट्ठा हो गई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कोई विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कार्यकर्ता पहुंचे वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो एक आज तक कोई वहां पहुंचा नहीं था, न किसी की हिम्मत थी कि वहां चला जाए। यहाँ तक कि पहले की बात यह थी कि स्थानीय अधिकारी थाने से लेकर के जनपद स्तर के भी उसके आते जाते बहुत धीमी आ रही लेते थे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पीड़ित लोगों की बात सुनने के पश्चात ही हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंट जो प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, और इसके साथ साथ एडीजी कानून में मिला। ये लोग 20 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिए, और 3 तारीख को हमने जो धर्म परिवर्तन लोगों को कराए थे, उसमें 15 लोगों की हमारे पास आए, तो 15 लोगों को हमने शुद्धिकरण कराया, और शिव भोला मंदिर यहाँ गोमती नगर में है, लखनऊ में, वहां ले जा करके वैदिक। लेकिन ये समझना होगा सर, ये समझना होगा, इसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए। लोग ये कितना पूरा मकर जाल है, ये तो पूरा सिंडिकेट है, आप कहीं से बच नहीं सकते हैं। अगर आप विरोध करेंगे तो आपको लीगल तरीके से एफआईआर का खौफ दिखाया जाएगा, ताकि जो देख रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं और जो विरोध करना चाहते हैं, वो भी अंदर ही अंदर टूट जाए, या घबरा जाए, या टूट जाए और कमजोर हो जाए। तो इसके लिए हर एक पैतरा ये लोग आजमा लेते हैं। मैं अमितेश का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अमितेश, अगर हम बात करते हैं यूपी में हो रही इस कार्रवाई के बारे में, क्योंकि अभी हमने देखा कि बुलडोजर एक्शन भी लिया गया है, 70 कमरों का मकान, वो शीश महल, वो आलीशान कोठी, पुलिस को क्या क्या मिला, क्या सामान भी मिला है इससे जुड़ा हुआ सिंडिकेट की ओर जो इशारा करता है, और कहां पर ये छापेमारी होगी? देखिए मनीषा, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट है वो न्यूज इंडिया पर यह है कि डीजीपी ऑफिस में एक हाई लेवल कमेटी की जो बैठक है वो हो रही है इसी मुद्दे पर। और इस बैठक में खुद यूपी की जो डीजीपी है राजीव कृष्ण वो मौजूद हैं, एडीजी एलओ अमिताभ यस मौजूद है। उसके अलावा जो भी अलग अलग पुलिस की जो शाखाओं के प्रमुख हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं, वो सभी अफसर ठीक हमारे पीछे जो आप डीजीपी ऑफिस देख रही हैं, यहाँ पे एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की जो मुश्किलें हैं फिलहाल वो थमने वाली नहीं है। इस मीटिंग में तमाम पूरे जो चिट्ठा है वो निकाला जा रहा है। उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से जो धर्मांतरण के मामले हैं वो हर थानों को निर्देशित किया गया है कि पूरे यूपी से जो भी इस तरह के मामले आते हैं उनको सीधे डीजीपी मुख्यालय भेजा जाए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कह सकती है कि खुद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बहुत सख्त हुए हैं, एडीजी एलओ अमिताभ यस हैं, और हाई लेवल की मीटिंग जो है वो चल रही है। दूसरी बात अगर हम जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की करें तो जिस तरीके से उतरौला में उसका आपने कोठी देखी, कोठी में तमाम ऐसो आराम के तमाम जो साजो सामान है वो वहां मौजूद थे। उसके अलावा जो ये छांगुर बाबा है, ये खासतौर पर इसको घोड़ों से बहुत प्रेम था। उसके यहाँ पर जब पुलिसिया कार्रवाई पहुंची, जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई तो वहां से विदेशी नस्ल के घोड़े, विदेशी नस्ल के जो डॉग्स हैं वो मिले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा इसको आप शीश महल कह सकती है मनीषा, तमाम जो बेशकीमती जो उसमें झूमर थे वो मौजूद थे। 70 कमरों का ये पूरा आलिशान कोठी। और अब जब लगातार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो जो आसपास के लोग हैं वो भी हैरान है, वो भी परेशान है। और जब अब छांगुर बाबा के जो फौरन की जो फंडिंग का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा की
जो रकम है वो आई है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं वो भी हैरान और परेशान है। तमाम लोगों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को शक तो हो रहा था, लेकिन इसकी ताकत इतनी थी, इसका वर्चस्व इस कदर था कि तमाम लोग चाह कर भी नहीं बोल पा रहे थे। जैसा कि खुद गोपाल राय जी कह रहे हैं कि उस इलाके में झांगुर बाबा की जो एक तस्वीर थी वो अपने आप में ऐसी उसने माहौल क्रिएट कर रखा था। हर गांव में उसके अपने गुर्गे, अपने लोग हुआ करते थे, वो पेडेड लोग थे। तमाम इस गिरोह जैसे कोई बड़ा माफिया होता है, जैसे कोई बड़ा गुंडा होता है, कोई माफिया होता है, उसके गुर्गे होते हैं, उसके खुद के जासूस होते हैं, उसके खुद के खुफिया लोग होते हैं जो जानकारी देते हैं और उन्हें वो पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संजय कुमार जी हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये एक बड़ा एंगल है कि भाई कोई विरोध करता था या विरोध करना चाहे भी तो उस पर एफआईआर उल्टा करवा देते थे ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाए, अंदर से टूट जाए, और कोई विरोध करता हुआ देख भी रहा है तो वो सोचे भी ना कि भैया हमें भी एफआईआर के चंगुल में फंसना पड़ेगा। तो ये पूरा एक लीगल तरीके से भी पैंतरा आजमा लिया गुर्गों ने। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है कि एक आदमी कोई गलत काम करता है तो अपने आसपास एक ऐसी टीम बनाता है कि वो उसके गलत चीजों को हमेशा ढकता है। हम अग्रेसिव हो उससे पहले सामने वाले को चुप करा दें, कुछ ऐसा कर दें ताकि सामने वाला कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई, टेरर कायम करना, ये लोग टेरर कायम करते हैं। 10 लोगों को झूठा फंसा देंगे ताकि उसके आड़ में अपनी इनलीगल एक्टिविटीज जो है वो कायदे से चलाते रहें। और इन्होंने अपना साम्राज्य जो बनाया ना, अपने वो एक चारदीवारी के अंदर एक अलग दुनिया लेके चलते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों के लिए आईपीसी में पहले तो 416 का प्रोविजन था, अब तो आ गया है शायद 319 है। ये चीज है, ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी मानसिकता ही अपराधी है। ये गलत काम करेंगे, इनको गलत काम से ही पैसा कमाना है। सनातन बड़ा लिबरल है, उस लिबरल का इन्होंने नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, बहुत आसानी से मोल्ड कर लेते हैं। गरीबी है उसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर कार्रवाई की बात करते हैं, लीगल एक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि रेट फिक्स किया जाता था, भाई क्षत्रिय लड़की, ब्राह्मण लड़की, हिंदू लड़की होगी तो फिर उसको 15 से 16 लाख रुपए की प्रलोभन दिया जाता था। या फिर जरा ये भी एक संशय का विषय है कि ये प्रलोभन आखिर दिया किससे जाता था, कि क्या ये लड़की वालों को पैसे देंगे या फिर जो उन्हें फंसा लेगा, जहां पर उनको ले जाया जाएगा, वहां पर प्रलोभन दिया जाता था पैसों का। और लीगल तौर पर अब इसको लेकर क्या धाराएं हैं या कितना बड़ा एक्शन इस पर होना चाहिए? एक ऐसी लड़कियों का रेट लिस्ट किया जाना, रेट फिक्स किया जाना। रेट ऐसे फिक्स होता है ना कि समाज में किस वर्ग की क्या हिस्सेदारी है। ब्राह्मण है, जाहिर है उसकी समाज में पकड़ अच्छी होगी, 10 लोग जानने वाले होंगे, तो उसको दिखा के, क्षत्रिय है तो उसकी और तगड़ी पकड़ होगी, उसको दिखा के देखो ये लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो कमजोर तबका ऑटोमेटिक इनके साथ जुड़ जाएगा। वो दिखाने के लिए ये लोग आ रहे हैं, हम बहुत, आई एम बेटर देन अदर पर्सन, तो दिखाते हैं इस चीज को कि हम बेहतर हैं, हमसे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। ये एक को जोड़ेंगे, अब उसके लिए ये लालच उसी व्यक्ति को देते हैं जो इन लोगों को टारगेट करता है। लड़की को फंसा लीजिए। एक लड़कियों की एज होती है कि जिस एज में बहकने के चांसेस होते हैं, टारगेट करते हैं ये लोग, उसके लिए हर वो काम करते हैं। फंडिंग इनकी फॉरेन से होती है, भाई जो इनको फैलाना है उसकी फंडिंग बाहर से आ रही है ना, हमको दूसरे के पैसे से खुरापात करना हो, वो कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों के खिलाफ तो जो कार्रवाई हुई एकदम सही और एकदम बहुत बढ़िया योगी जी ने कार्रवाई की है और आगे भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये काफी नहीं है सर, संजय जी, ये काफी नहीं है। ये बुलडोजर एक्शन कर लेना, ये मकान ढह देना, ये मकान ढह देना या सवाल उस पर दाग देना, ये काफी नहीं है। एक बड़ा संदेश देना होगा, एक बड़ा मैसेज देना होगा सरकार को भी, और साथ ही साथ लीगल तरीके से इसको कैसे दिया जाता है, कानूनी तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि क्या क्या धाराएं हो सकती हैं या कितना बड़ा शिकंजा इस पर कानूनी तौर पर कसा जा सकता है। क्योंकि ना केवल जबरन धर्मांतरण करवाना बल्कि इंटरनेशनल फंडिंग का भी मामला है, रेट फिक्स किए जाना लड़कियों का, तो ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला हो जाता है, बड़ा जटिल हो जाता है। तो ये तो बड़ा अपराध है, पूरा सिंडिकेट है। इसको हम अगर कानूनी तरीके से समझना चाहें कि आने वाले समय में कितने शिकंजा इस पर कसा जा सकता है, अगर आप उसे बता पाए तो।
देखिए ये एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई चीजें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कई एक आपने कहा ना जांच का विषय, अभी जांच शुरू हुई है। और सरकार किसी चीज पे कार्रवाई करती है तो वो यूं ही नहीं करती, उसके पास कोई ना कोई ठोस आधार होता है। पुलिस अगर ईमानदारी से वर्क कर रही है तो मान के चलिए उसके पास बहुत ठोस सबूत होंगे, बहुत बढ़िया उनके पास एविडेंस होगी, तब वो कार्रवाई कर रही है। क्योंकि उनकी भी जवाबदेही होती है। हम हर अदालत के ऊपर एक अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे कि इनकी जवाबदेही बने। और ये तो धाराएं तो देशद्रोह से लेके कई धाराएं लगेंगी, इनकी तो पूरी लंबी एक फहरिस्त आएगी। ठीक है, मैं एलन राव जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से पीड़िता का रुख कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो बनी हुई है। मैम जरा बताइएगा कि किस तरह की का ब्रेन वॉश किया करते थे, क्योंकि आप तो खुद आप बीती बता रही हैं लगातार, और ये काफी साहस का काम है, हर कोई नहीं आ पाता है सामने और बता पाए कि किस तरीके से वो जालसाजी का शिकार हुए हैं। आप चूंकि मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगी और आपके हौसले को मैं सलाम भी करना चाहूंगी कि आप आ रही हैं और बता भी रही हैं, लेकिन कैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ तक ले जाकर आप लोगों को पता चला कि भाई अब तो आप फंस गए हैं, अब आप लीगली भी फंस गए हैं, विरोध किया तो एफआईआर होगी, विरोध किया तो धमकियां मिलेंगी, विरोध किया तो ब्लैकमेल किया जाएगा। कैसे आप लोगों को फंसा हुआ महसूस हुआ, कब आपको ठगा हुआ महसूस हुआ, और कैसे ये शुरुआत होती है, कैसे ये लोग आप लोगों को अप्रोच करते हैं, और कौन कौन आप लोगों के साथ रही उस वक्त? मैम आवाज मिल रही है आपको? तो ठीक है, हमारे साथ पीड़िता खुद हमारे साथ कनेक्ट हुई थी, जिन्होंने बेहतर तरीके से बताया भी कि किस तरीके से उन्हें अप्रोच किया गया था, और वाकई में जिस तरीके से सामने आकर ये बताया जा रहा है, उनके साहस को भी सलाम है और सल्यूट है। मैं एक बार फिर से एलन राव जी का रुख कर लेती हूँ। एलन राव जी, कैसे हो सकता है भाई, बलरामपुर और लखनऊ की दूरी तो उतनी ज़्यादा है भी नहीं, और आप जहां पर इतनी सरकारें एक्टिवनेस दिखाती हैं, इतने धर्मांतरण कानून 2020 में हालांकि बनाया गया, उसके बाद भी किसी को भनक नहीं लगी, उसके बाद भी किसी को पता नहीं चला, किसी को शक तक नहीं हुआ, अधिकारियों तक शक नहीं हुआ। देखिए, ये बात तो जांच का विषय है कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था, कि कैसे पता नहीं लगा, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ने ही काम किया ना, ये जो काम किया उसको, इसकी रैकेट को पर्दाफाश करने का काम भी पुलिस ने किया है, तो हम पुलिस को इससे बधाई देते हैं। वो अलग बात है कि कितने सालों से एक रैकेट चल रहा था, क्योंकि 2000 के लगभग लड़कियों को एक दिन में या दो महीने में तो नहीं हुआ ना, काफी सालों से चल रहा है। बट ये अपने इमेज ऐसी बना रखी थी, पता नहीं लग पाया किसी का। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, अब इसकी डिटेल इंटरोगेशन 7 दिन होगी, उससे इसके और बहुत से लिंक मिलेंगे, बहुत से और इसके, क्योंकि अकेला आदमी नहीं है ये, बहुत से लोग फैला रखे हैं इसने, जो कि उनको लड़कियों के बारे में खबर ला के देते हैं, ये लड़की को इस बारे में बरगलाया जा सकता है, ये ऐसी कोई गरीब लड़कियों को पकड़ते हैं ये लोग जिनको पैसे की जरूरत होती है, और उसको मिसगाइड करने के काम है। वो अकेला नहीं कर रहा होगा, इसके लिए पूरी, इसके साथ में पूरी, मैं समझता हूँ इसकी पूरी आर्मी साथ में होगी। उन सब का पता लगाना बहुत जरूरी है। और ऐसे और कौन आदमी कर रहे हैं इनके अलावा, ऐसे जो किंग पिन बने हुए हैं पूरे यूपी में या और पूरे देश के किसी राज्यों में, ऐसे और कौन आदमी है जो कि धर्मांतरण करने के लिए इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। ये पता लगाना भी पुलिस का काम है, और पुलिस, मैं समझता हूँ कि इस रिमांड की अवधि के दौरान डेफिनेटली पता लगा लेगी, और इसमें बहुत गहन जांच होगी। ईडी का मामला इसमें आएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स भी इसमें संज्ञान लिया जाएगा कि ये पैसा कहां से आया। ईडी का इंटरफेरेंस अब हो ही चुका है लगभग। गोपाल राय जी का मैं रुख कर लेती हूँ। गोपाल राय जी, बड़ा इजी और सॉफ्ट टारगेट कैसे हो गया? आप दलितों के लिए, आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप में उतने कमजोर परिवारों को आप, या फिर जो उतने सक्षम नहीं है उनको आप टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ये इजी टारगेट, पहली प्लानिंग कि हमें किस किस को टारगेट करना है और किस किस को नहीं करना है। जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पैसों की जरूरत है तो पैसों का लालच दिया जाता है, अच्छी जिंदगी जीने का दावा किया जाता है, और फिर उसी प्रलोभन के चलते इनको आगे बढ़ा लिया जाता है। लेकिन आगे ब्रेन वॉश करना, माइंड वॉश करना, धर्म से रिलेटेड अपनी चीजों को थोपने लगना या फिर उन्हें सिखलाना, ये तो पूरा एक प्रोसेस है ना। क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ में आता है कि कहां पर फंस रहे हैं? तो देखिए, हमने आपको बताया कि जब पीड़ित हमारे यहाँ पहुंचे तो हम पता लगाने के लिए पहुंच गए बलरामपुर में, और ये पहला शख्स कोई था जो सामाजिक संस्थान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से, जब हम लोग पहुंचे वहां तो वहां की स्थिति
बहुत आदमी घबरा गया कि इतने लोग कैसे आ गए। वहां अगल बगल दबी जबान से जब बोलने लगे बाबा के कारनामे, तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी हम लोग अपना लगे थे। लगते लगते कई हमारे यहाँ पीड़ित आए, और पीड़ित आने के बाद 3 जुलाई को हमने सबको अपना घर वापसी कराया। और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया, व्यक्तिगत मिला एडीजी कानून व्यवस्था से। और 20 घंटे के बाद सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को और एडीजी कानून व्यवस्था को मैं बधाई देता हूं कि अगर इस तरह से तत्काल एक्शन लेंगे तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं जो सबको, आप सभी मीडिया को मैंने 106 पेज का, और ये 100 करोड़ नहीं था वो, ये आपका एक तो 19 करोड़ का था और एक आपका 90 करोड़ का था। पूरे बैंकों के डिटेल, जो विदेशी फंड आया था, कोई इंडिया से नहीं आया था, और विदेश में कई जगह पर इसके अच्छे संपर्क थे। और इसमें बहुत बड़ा चैनल ये है, ये ऐसा नहीं केवल इंडिया में है, बहुत बड़ा चैनल। अभी सऊदीया में भी बहुत लोग रह रहे हैं। और इसके जो गुर्गे हैं वो आज भी धमकी दे रहे हैं। जो पीड़ित लोग हमारे टच में हैं, उतरौला थाने के अंतर्गत अभी मारे पीटे हैं। परसों मारने के बाद जो है वो सब हमको शिकायत किए, तो मैंने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया। मतलब गुर्गों ने मारा पीटा है, गुर्गों ने मारा पीटा है, मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाता हूँ। तब जाकर के ये धीरे धीरे, लेकिन गुर्गे इसके बहुत हैं, विभिन्न रूप में है, पूरे भारत में है, और कई जगह पर इसकी प्रॉपर्टी है। ये जांच का विषय है, लेकिन हमने जो जांच अपने स्तर तक करके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, सरकार को अवगत कराया, और घर वापसी का कार्यक्रम कराया। ये मात्र 15-16 दिन के अंदर ही इतना काम मैंने किया। और सैकड़ों लोगों को लेकर के लखनऊ से उतरौला जाकर के वहां लोगों से पूछताछ किया, और पीड़ित हमसे मिले। अभी बहुत पीड़ित बाकी है, घर वापसी में कराऊंगा, लेकिन अभी दहशत में भी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि छांगुर बाबा जेल में है तो सबको अभी भी डर है, क्योंकि उसके गुर्गे बहुत हैं, और इसका नाम ही है छांगुर। ठीक है, आपने ले जाकर अपने स्तर पर जो प्रयास हो सकते थे वो भी किए हैं। ठीक है, मैं एक बार संजय जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, मैं संजय, मैं रुक करूंगी गोपाल जी आपका, मैं रुक करूंगी आपका। कोई अब गलत काम नहीं हो पाएगा, जितने भी अपराधी हैं सब पकड़े जाएंगे। ठीक है गोपाल जी, मैं रुक करूंगी आपका। संजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, ये धर्मांतरण कानून यूपी में जब बनाया गया कि धर्मांतरण के खिलाफ, जो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो यूपी में कानून बना 2020 में, इसको पास किया गया, आपको लगता है कि क्या ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था? पूर्व की सरकारों को भी प्रयास करने चाहिए थे? या जिस तरीके से हम ये पूरा सिंडिकेट बन रहे हैं, भाई ये 2-4 साल का सिंडिकेट तो नहीं है। आप इंटरनेशनल फंडिंग करते हैं, आप 70 बार होकर आते हैं ऐसी कंट्रीज में, कौन लोगों से मुलाकात करते हैं, पूरी फंडिंग लेते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। ये कोई 2-4-15 साल का काम नहीं है, उससे पीछे का पूरा मामला है। यानी कि ये कानून जिस तरीके से नहीं बना, या फिर उस पर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, ये एक बड़ा फेलियर रहा ऐसे मामले आने का, ताकि ये पूरा फला फूला, आप समझिए, पूरा गुर्गे बने, पूरा सिंडिकेट बना, ऐसे लोगों को जोड़ा, पूरा नेटवर्क पूरा अगर तैयार किया गया है, तो आप ये समझिए कानून नहीं बनना एक बड़ा फेलियर था। सरकारों को प्रयास करना चाहिए था, पूर्व की सरकारों को भी। देखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता। हाँ। ये काफी पहले से प्लानिंग हुई। अब उतने बड़े एरिया में उसने अपना साम्राज्य पूरा सब बना दिया, कितने पता नहीं किसको एकड़ में, वो एक दिन में नहीं बना होगा। इसके पीछे एक गहरी साजिश है। और फंडिंग की बात हो रही, इनके पास बहुत लोग होंगे, फंडिंग तो इनके पास जबरदस्त होगी। बिल्कुल। जांच पुलिस अगर ईमानदारी से करेगी तो एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। ये आप कहिए कि इसके पहले भी सरकारें थी, जानकारी कहीं न कहीं होगी, तो मैं नहीं कह सकता जानकारी नहीं होगी। हाँ, ये कहिए कि किसी ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का प्रयास नहीं किया होगा, आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। पहली पीड़िता आई है जिसने इस चीज को उजागर किया। हम साहब जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इसको आगे तक बढ़ाया, और ये आगे चलेगा तो बहुत लोग आएंगे। इसमें संख्या सैकड़ों में नहीं और ज्यादा हो सकती है। कई लड़कियां पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी, कहीं बाहर चली गई होंगी। सर 1500-1600 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया, ये तो अभी जी, ये तो अभी शुरुआती आंकड़ा है। हाँ, शुरुआती, ये तो रजिस्टर्ड है सर। देखिए, हाँ, ये तो रजिस्टर्ड कैसा रखते हैं, भ्रामक, छांगुर बाबा। हाँ। मतलब आदमी हमेशा कंफ्यूज रहे कि रियलिटी है क्या। इसीलिए प्रारंभ करेंगे, ब्राह्मण की लड़की होगी तो इतना पैसा, छत्री की होगी तो इतना पैसा, बनिया की होगी तो इतना पैसा। ये लोग
पैसा किसे देते हैं? किसी को नहीं देते। पैसा लोग आपस में बात, जो लड़का लड़कियों को फंसा लेता है ये उसको एक तरह से एज ए पुरस्कार दिया जाता होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, ताकि और लोग प्रेरित हिस्सा दिया जाता होगा, ताकि और लोगों को लाइए। और ये देखिए तस्वीरें भी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अंदर से जब कार्रवाई की गई है। तो ये देखिए आलीशान मकान, बड़े बड़े पंखे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है बाकायदा, और साथ ही साथ देखिए निगरानी रखने के लिए अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, खुद छांगुर बाबा इस पर निगरानी रखता था। ये देखिए एक कमरा है लेकिन 5-6 पंखे लगे हुए हैं और कुछ सामान भी वहां से मिला है। टाइल्स लगी हुई है, ये चमचमाते सोफे हैं, ये चमचमाती सीढ़ियां हैं, ये चमचमाती टाइल्स हैं और हवादार ये खिड़कियां हैं। ये आप समझिए एक दिन का खेल नहीं है साहब। नहीं, एक दिन का केस तो नहीं है। तो मैं ही कह रहा हूँ ये कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है 15-20 साल पुराना मैटर होगा। मैं अमितेश का रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमितेश, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई 10-12 साल, मुझे लगता है कि 5-6 साल का ही पूरा मामला नहीं है। कोई 5-6 साल में कोई इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर लेगा कि इतने, कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई भीख मांग रहा है और अचानक से वो ये फर्श तैयार करता है, ये चमचमाते बिस्तर और बाकायदा गतिविधि पर नजर रखने के लिए अंदर हो क्या रहा है। अगर वो बाहर है छांगुर बाबा तो अंदर हो क्या रहा है, उसके गुर्गे क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं। यहीं से तो सिंडिकेट चल रहा था पूरा, सीसीटीवी भी मिला है। देखिए मनीषा, जाहिर सी बात है कि छांगुर बाबा, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो पूरा रैकेट है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत था। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे अभी हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे आरोप था, प्रशासनिक अमले पे आरोप था और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई बार जो नगर पालिका की जो जमीन थी, नगर पंचायत की जो जमीनें थी उस पर भी उसने कब्जा कर रखा था। स्थानीय लेवल पे शिकायतें की गई। उसके अलावा तालाब की बात आ रही है कि एक तालाब है जिसको छांगुर बाबा ने जबरन उसको पाट लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, उसकी शिकायत की गई। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वक्त रहते वो कार्रवाई नहीं हुई और इसी से उसका जो मन है, जो उसका जो रैकेट है वो दिन पर दिन बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग जो प्रशासनिक अमले पर ये भी कह रहे हैं कि मोटी रकम लेकर पूरी तरीके से एक संरक्षण देने का जो काम है वो छांगुर बाबा को किया जाता था प्रशासनिक अमले की तरफ से। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतों का अंबार अचानक नहीं आया, बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और अब जबकि पूरी तरीके से तमाम जो पीड़िता है वो सामने आई, छांगुर बाबा का जो मामला है वो बहुत हाईलाइट हुआ। उसके बाद से फिर एटीएस और ने भी अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ाई और अब जो जांच है आगे बढ़ा रही है तो तरह तरह के नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सवाल वही है मनीषा कि आखिर वक्त रहते जो प्रशासनिक अमला था, अगर छांगुर बाबा पे कड़ी और सख्त कार्रवाई की होती, उस वक्त जब स्थानीय लोगों ने तालाब की शिकायत की थी कि छांगुर बाबा तालाब पे कब्जा कर रहा है, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, उस वक्त ये कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? एक बड़ा और अहम सवाल है। अगर कार्रवाई की जाती, अगर शिकंजा कसा जाता तो हो सकता था कि जो आंकड़ा आज हम 1500-1600 बता रहे हैं उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तो रजिस्टर्ड मामले हैं, बस हो सकता था कि ये कम होते। एलन राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एलन राव साहब, अभी पीड़िता हमारे साथ लगातार जुड़ती हैं, वो जब भी हम इस पर कार्यक्रम करते हैं, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं और उनके साहस को हमेशा सलाम है, क्योंकि हर कोई नहीं आपके बता पाता है कि उनके साथ क्या बीती है और उनके पास कैसे वो खुलासे भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनको प्रलोभन दिया जाता, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता, लेकिन उन्होंने ये भी बड़ी बात बताई कि उनके पिता ने 3 महीने तक एफआईआर करवाने का प्रयास किया। उनके पिता ने बार बार एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारी या चौकी इंचार्ज आप कह लीजिए, या जो भी एफआईआर दर्ज करते हैं, तहरीर तक नहीं लेते थे, वो इसको नजरअंदाज करते थे। मैं पूरी तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ। जो पुलिस कर रही है वो अपने कानून के हिसाब से बहुत बेहतर कर रही है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जो है वो उम्मीद के अनुसार आगे भी अच्छा करेगा और इंसाफ दिलाएगा उन पीड़िताओं को। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर इसकी नजरअंदाजगी ना हो, इसको लेकर लापरवाही ना हो, तो फिर आप समझिए कि बहुत पहले इसका पर्दाफाश हो जाता, इतनी देर नहीं लगती। जी मनीषा जी, बिल्कुल ये आपका जो पॉइंट है कि शुरू में एक्शन नहीं हुआ, ये वास्तव में ही इसकी जांच होनी चाहिए। जो ऑफिसर्स थे जिनको रिपोर्ट की गई थी उन्होंने एक्शन नहीं लिया और बाद में इसको संज्ञान में लाया गया। ये डेफिनेटली बहुत ही सीरियस मामला है। पुलिस को किसी भी ऐसी महिला पीड़िता के लिए बड़ा सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है।
और मैं वास्तव में इनकी हिम्मत की दाद देता हूं बच्ची का, जो इन्होंने पीड़िता ने सारी बातें सारे खुलासे किए और तभी ये एक्सपोज हुआ है जब सारी बातें पता लगी। और इससे बेहतर, जो पीड़िता से बेहतर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकता था, इसलिए जो जो जानकारी दी और पुलिस ने उसके बाद जो सीनियर लेवल के बाद में संज्ञान में आया गया, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के संज्ञान में ये केस लाया गया, तब इसमें बहुत अच्छे से तफ्तीश इसमें हो रही है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे मैं ये भी आपकी बात से सहमत हूँ कि इतने साल से जो चल रहा था तो पहले क्यों नहीं इसकी खबर आई। उसमें ये कह सकता हूं मैं कि कंप्लेनेंट जब तक कोई नहीं बताएगा, हमें शिकायत नहीं कोई करेगा, तब तक इसमें कार्रवाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि कंप्लेनेंट का होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। नो डाउट सुओ मोटो भी अगर पुलिस को मालूम हो किसी अपने इंटेलिजेंस सोर्स से, अपने किसी मुखबर से या अपने किसी ऐसे जानकार से कि ऐसा काम हो रहा है, ये काम कर रहा है, तो सीक्रेट इंक्वायरी करने के बाद पुलिस सुओ मोटो एक्शन भी इसमें ले सकती थी। लेकिन इसमें पीड़िता के एफर्ट्स के बाद में पुलिस ने जो एक्शन लिया वो काबिल तारीफ है और इसी से सारी बातें खुलेंगी, सारे राज खुलेंगे और कौन कौन आदमी इसमें शामिल है वो मिलेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, इसमें बहुत बड़ा रैकेट इसमें मिलेगा, बहुत से आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे एक्सपोज होंगे और उन सबके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है हमारे देश के कानून के हिसाब से वो किया जाएगा। ठीक है संजय जी का मैं रुक कर लेती हूँ। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्या कानून को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? धर्मांतरण कानून को हम उत्तराखंड में अभी लागू किया गया तो उसको लेकर धामी सरकार की सराहना भी हो रही है। यूपी में 2020 में इसको लेकर इस कानून को बनाया गया और उसको पास किया गया, ये लागू किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक लेट लतीफी है क्या? इसमें और ज्यादा सख्ती की जरूरत है क्या? कानूनी तौर पर भी एक सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो डर जो है वो लीगल तरीके से बैठा रहे, जो ऐसे कारनामे करते हैं, जो पूरा सिंडिकेट तैयार करते हैं। देखिए, कानून बहुत अच्छा बना है, ऐसा नहीं, पहले भी व्यवस्था थी, थोड़ा कमजोर थी, अब ज्यादा हो गया। मूल सवाल है इच्छा शक्ति का। अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी के साथ सही तरीके से अगर हो रहा है तो अपराध करने से पहले अपराधी डरेगा। यहाँ पे स्थिति क्या है कि हर चीज को पॉलिटिकल रंग दिया जाता है। पॉलिटिकल रंग न दिया जाए, ये कानून की व्यवस्था जो है कहीं न कहीं हमारे को कमजोर कर देती है। हम लोग तो लगातार देखते आ रहे हैं, जहाँ किसी चीज में राजनीति घुसती है वो चीज कमजोर कर देती है। ये सरकार को मैं यही कहूंगा कि एक ऐसे आपने चीज को समाज के सामने लाया है, पुलिस ने इसको पकड़ा है, इस पर बहुत कायदे से कार्रवाई करेंगे तो बहुत सी लड़कियां बचेंगी, बहुत सी लड़कियां हमारी बचेंगी जिनके साथ ये गलत काम हुआ है। पता और नहीं अभी तो सर कितनी लड़कियां ऐसी होंगी, कितने परिवार ऐसे होंगे जिनको अप्रोच किया गया होगा, जो अभी शुरुआती झांसे में रही होंगी, उनकी तो आंखें खुल गई। नहीं, दो चीज है ना यहाँ, तो लालच और डर, ये दोनों साथ साथ चलता है। कुछ तो लालच से और कुछ डर से, और कुछ लोगों का ऐसा हम देखिए, हमारा समाज जो है, विशेषकर क्या कहते हैं, हमारा हिंदू और सनातन समाज जो है, इसमें लिबरल लोग बहुत ज्यादा है। हम लोग हर चीज को अपने में जोड़ लेते हैं, लगता है ये बहुत अच्छा है, इसको अपना लें, और शुरू से ही टारगेट रहा है। ये छांगुर बाबा जमालुद्दीन जो भी हैं, इन्होंने इसी का फायदा उठाया है। आदमी मोड़ता वही है जो मुलायम होता है। शराफत का फायदा, मुलायमत का फायदा उठा। कानून काम करेगा, कानून को करने वाले भी तो चाहिए। पुलिस के पास ये जानकारी पहले भी आई होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं आई होगी, पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान जब दिया गया तो पर्चे दर पर खुली, 1600 लड़कियां सूचना आ रही है। ये 1600 नहीं होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा, उससे दुगुना हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है। ये एक दिन का साम्राज्य नहीं है। आप खुद देख के बताइए, एक घर बनाने में आदमी को कितना समय लगता है, कितना लंबा साम्राज्य खड़ा कर दिया। फंडिंग कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, ये कहाँ से फंडिंग आ रही है? अमितेश का मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अमितेश, ये फंडिंग कहाँ से आई है? कौन कौन लोग ऐसे रहे जो पूरे सिंडिकेट में शामिल रहे? कहाँ कहाँ से इसका पूरा नेक्सस ऑपरेट हुआ करता था? किसके इशारे पर ये पूरी जालसाजी या फिर पूरा षड्यंत्र और पूरा सिंडिकेट तैयार किया गया? कैसे ऑपरेट किया गया? बाहर रहकर भी कैसे वो अपने घर में गतिविधियों पर नजर रखता था? ये तमाम सवाल होने वाले हैं जो अगले 7 दिनों में काफी महत्वपूर्ण होंगे एटीएस के सामने। देखिए, बिल्कुल मनीषा, और यही जो अहम और बड़ा सवाल है वो जांच एजेंसियों के पास है, और खासतौर पे इन्हीं सवालों का जो जवाब है वो तलाशने की जो कोशिश है वो यूपी एटीएस करेगी। क्योंकि जो फंडिंग की बात है, 40 जो अकाउंट्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स हैं,
उन 40 अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा की जो फंडिंग की बात है वो की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो नसरीन है वो बहुत अहम कड़ी है, उसके भी अकाउंट्स में विदेशी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है वो हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये फंडिंग कौन किया, विदेशों में बैठकर कौन, छांगुर बाबा का जो आका है वो कौन है, दुबई से कनेक्शन की बात हो रही है, नेपाल से हो रही है, पाकिस्तान से इसके रिश्तों की बात हो रही है। आपको याद होगा मनीषा जो पहले पीड़िता हम लोग के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उसको पाकिस्तान भेजे जाने की बात भी छांगुर बाबा अक्सर किया करता था। तो तमाम जो रिश्ते हैं छांगुर बाबा के विदेशों से, वो आका कौन है, फंडिंग करने वाला कौन है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है जिसका जवाब तलाशने की जो कोशिश है। अच्छा अमितेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी जाते जाते एक छोटा सा मैं थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए। फंडिंग की भी बात आई है। देखिए अकाउंट में, अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी भी जानकारी होगी। ऐसा नहीं जानकारी नहीं, पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है और इतनी लंबी रकम आ रही है, पहले उन स्रोत को भी पकड़ा। जांच का विषय है तो उनके पास भी जाना चाहिए। हम आपके फंड का स्रोत अगर बंद कर देंगे तो अपराध पे काफी हद तक अंकुश लगेगा। ठीक है, यानी कानून का दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहिए और जांच का दायरा थोड़ा उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने फंडिंग की और जिन्होंने आर्थिक तौर पर मदद दी है। ठीक है, जाते जाते मैं एलन राव जी आपका एक छोटा सा रिमार्क लेना चाहूंगी इस सवाल पर। 2020 के बाद यूपी में धर्मांतरण को लेकर एक कानून पास होता है। क्या आपको लगता है कि कानून बनने के बाद इस मामलों का उजागरता ज्यादा हुई है, इन मामलों पर प्रकाश डालना अब ज्यादा जरूरी हो चुका है? इससे पहले ये मामले दबे रह जाते होंगे, लेकिन अब कानून के तहत इस पूरे मामले को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, जब से ये धर्मांतरण कानून लागू हुआ है उसके बाद से जानकारी लोगों को हुई है, लोगों में अवेयरनेस आई है और उस अवेयरनेस का ये नतीजा है कि लोग इसमें रिपोर्ट करने लगे हैं। पहले ऐसा कुछ कानून जब नहीं था तो लोग समझते थे पता नहीं हो गया नहीं हो गया, तो ये इसको बड़ा ढीली डाली रखते थे। लेकिन अब सभी लोग सजग हैं और वास्तव में ही ये ऐसे अब केसेस उजागर होते रहेंगे। और एक बात और है कि अब इनको जो ये ऐसा धर्मांतरण करने के लिए लगे हुए हैं लोग, उनको भी एक सबक मिलेगा और हो सकता है वो अब ये काम धीरे धीरे करके बंद करते हैं। पूरी तरीके से लेकिन तोड़ना होगा सर, पूरे गुर्गों को तोड़ना होगा, सिंडिकेट को ब्रेक करना होगा, पूरी चेन को तोड़ना होगा, चैनल को तोड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। एलन राव जी आप हमारे साथ जुड़े, गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़े, अमितेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े, अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश कुमार रॉय हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और पीड़िता भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी थी, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। भारत को दुनिया का